ये ही है रियल टाइम अकाउंटिंग। ऐसे इसको करता है रिलेट। और ये ज़्यादातर डबल नाइन से होते हैं। ये इसके अलावा जो सब होंगे इसमें 90 हो सकता है। चेक जमा करने के लिए पे इन स्लिप का फॉर्म भरना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, अकाउंटेंट एक्सपर्ट कोर्स की संडे की क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बैंक के बारे में बात की थी, फिजिकल और ऑनलाइन जो डिजिटल पेमेंट थे उसके बारे में पूरी हमारी बात हुई थी। वो बात थी पेमेंट जाने की, यानी कि चेक इशू, ड्राफ्ट इशू, पेमेंट इशू। अब बात कर लेते हैं पेमेंट रिसीव, चेक रिसीव्ड, ड्राफ्ट रिसीव्ड। आप कहोगे सर बात तो एक ही है। बात एक नहीं है। वहाँ बात कर रहे थे पेमेंट जाने की, यहाँ बात कर रहे हैं आने की पेमेंट। और थोड़े से इसमें डाउट जो लोगों के रहते हैं ना, उन्हीं को खत्म कराना है आज। होता क्या है ना, इन्हीं गलतियों में आप लोग फंस जाते हैं और ज्यादातर अकाउंटेंट उसमें गलती करते हैं। उन्हीं गलतियों को आज खत्म करवाना है आपकी, और ये क्लास आपके लिए बहुत अच्छी जाएगी। तो आई होप आप इसे जल्दी कवर करें, क्योंकि इसके बाद मैं जनरल लेने वाला हूँ, क्योंकि सारे हमारे टॉपिक जो चार मैंने कहा था, कैश, बैंक, परचेज और सेल, ये चारों हो जाएंगे तब हम जनरल की बात करेंगे। तो अब जनरल का मौका आने वाला है, तो इसलिए फटाफट से खत्म करते हैं। बैंक बुक, आप लिख सकते हैं बैंक बुक, और उसमें लिख सकते हैं पेमेंट रिसीव्ड। मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूँ। पेमेंट रिसीव्ड। फटाफट से इसके पॉइंट्स नोट करते जाते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट नोट कीजिए आप, पेमेंट रिसीव्ड बाई चेक शुड बी डिपॉजिटेड इन बैंक बाई अ पेन स्लिप। नेक्स्ट पॉइंट, वी शुड मेंशन मोबाइल नंबर एंड आवर अकाउंट नंबर ऑन बैक साइड ऑफ चेक। नेक्स्ट पॉइंट, चेक डिपॉजिट पे इन स्लिप्स, डेट शुड बी अकाउंटिंग डेट। Next point, online payment should be entered on the date of payment received or best available date as per statement received date or open date in accounting software as per internal controls. Next point, the entry should be passed with proper transaction number oblique check number with date. Next point, direct payment received without information should be stand until confirmed by the owner or concerned person. सारे पॉइंट आपको मैंने नोट करा दिए। अब फटाफट से इनके बारे में डिस्कस करते जाते हैं पॉइंट नंबर 1 से। ये बहुत खास पॉइंट है, ये बहुत खास पॉइंट है, पर वो ऐसे पॉइंट है जिनको आप इग्नोर कर देते हैं। आप लोग क्या करते हैं ना, अरे अकाउंटिंग तो आती है, इसको लेकर छोड़ देते हैं, और यही सबसे बड़े ड्रॉबैक बन जाते हैं लोगों के लिए। अकाउंटेंट एक्सपर्ट कब है, जब वह काम भी करे एक्सपर्टाइज से। ऐसा नहीं बस उल्टा सीधा अकाउंटिंग किया जा रहा है। अकाउंटेंट एक्सपर्ट वही है जो काम करे अच्छी अकाउंटिंग से, वरना तो कौवा टेंट है ही। कौवा टेंट है ना, कौवा टेंट का मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर। मैं कंप्यूटर ऑपरेटर अकाउंटेंट नहीं कहता, क्योंकि वह बस डेबिट और क्रेडिट करने जानते हैं सॉफ्टवेयर के हिसाब से। हथौड़ा मारने के 1 रुपए मिलते हैं, पर सही जगह हथौड़ा मारने के 999, यानी कि 1000 रुपए कम मिलने हैं उसको, जब वो सही जगह हथौड़ा मार रहा है। वह एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट है। उन्होंने कहा पे इन स्लिप आपके पास एक एविडेंस हो गया। और जो नया फॉर्मेट में तो अब बहुत सारी बैंक सपोर्ट कर रही है, तो भाई अच्छी बात है, सपोर्ट करना भी चाहिए। और जो बैंक सपोर्ट नहीं कर रही है, वहां पे पे इन स्लिप चल रही है। सपोर्ट से मतलब वही कि चेक की बैक साइड लिख लो, ये वाला सपोर्ट। आगे बढ़ते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या है, वी शुड मेंशन मोबाइल नंबर एंड आर अकाउंट नंबर ऑन बैक साइड ऑफ चेक। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, जो मैंने खुद अपनी लाइफ में फेस की। मैं आपसे वो चीज शेयर करता हूँ, बहुत ज्यादा खास बात है। शायद आप लोग इसमें अवेयर नहीं होंगे, चाहे कॉमर्स किसी भी फील्ड का पर्सन हो, नहीं अवेयर होगा, मुझे मालूम है। मैं बताता हूँ क्या है इसके अंदर, क्योंकि मैंने खुद झेला इस चीज को, एक बार नहीं 2 2 बार झेला है। आपने लिया बैंक में, आपने चेक दे के आए, आपने चेक वहां पे डिपॉजिट बैंक में करवा दिया। अब दिक्कत क्या आई, चेक था हमारा ए बैंक का, बी, बैंक ए और बैंक बी दो खाते हैं। तो आपने क्या किया, चेक था जमा करना बैंक ए में, लेकिन आपने वो चेक जमा कर दिया बैंक बी में। देखो चेक के बैक साइड मैंने लिखा इसमें पॉइंट में क्या है इसके अंदर। तो उसमें ये है कि हमने कहा कि चेक पे आपने क्या लिखा, अपना नेम, नेम लिखो, माना आपका नेम हो गया अमित, और फिर अमित अग्रवाल, मेरा अकाउंट नंबर जैसे मैं अपनी डाल दूं, नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर हो गया, मोबाइल नंबर। सबसे महत्वपूर्ण चीज है मोबाइल नंबर आता है। मेरा है 952898
3320। ये मेरे बहुत काम आया भाई। जब भी बैंक में आप चेक जमा कराने जाओ तो आप हमेशा चेक के पीछे अपना नाम, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर मेंशन करो। उसकी रेलेवेंट बताते थे कि इससे क्या होगा, कभी भी बैंक को कोई दिक्कत आएगी तो आपको कांटेक्ट कर लेगी, या फिर आपने कोई अगर पेन स्लिप पीछे से खो गई तब इसका रहेगा। आप कहोगे सर इसका समझ में आया नहीं, इसका फायदा क्या मिल रहा है। चेक की ये है बैक साइड, बैक साइड, चेक की बैक साइड है। तो इसमें क्या किया हमने, नाम डाल दिया अपना, अकाउंट नंबर डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया। आप कहोगे सर अकाउंट नंबर क्यों डाला था आपने अपना, अकाउंट नंबर मुझे खुद भी अपने अकाउंट नंबर याद नहीं है, तो कितना लंबा अकाउंट नंबर होता है याद नहीं रहता, और वैसे भी होता याद भी तो भी नहीं लिखता भैया, मैं सीधी बात है। मुझे भी कुछ साइबर सिक्योरिटी के रूल अपनाने हैं, मजे मजे में पढ़ा दूं, बाद में दिक्कत मुझे आए, ऐसे काम नहीं करना। तो इसलिए आप सुनिए ध्यान से कि मैंने ये चीज पापा के कहने पे फॉलो किया, और ये इतना अच्छा रहा मेरे लिए, बहुत अच्छा। कैसे, अब बताऊं इसके क्या फायदे रहे। मेरे पास एक चेक आया पेमेंट, तो मैंने कहा ठीक है ये अपने खाते में मैंने जमा कराना है। मेरे पास दो अकाउंट में पैसे जमा करने के रहते थे, कभी ए और बी तो खाते थे। तो क्या हुआ, मैंने पे इन स्लिप भरी, वो पे इन स्लिप मैंने बी अकाउंट भी था जो, उसकी पे इन स्लिप भर दी, क्योंकि बैंक डिफरेंट है तो डिफरेंट पे इन स्लिप होगी। तो मैंने वो भर दी, और वो मैंने क्या आया था पापा से कि आप ये अकाउंट में जमा करा देना, ठीक है। अब उनको ध्यान थी कि दूसरी वाली अकाउंट यानी अकाउंट जो ए है उसमें जमा कराना है, तो गलती से वो अकाउंट ए में जाके उन्होंने वो चेक वहां पे ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया। जब वहां पर चेक निकाले गए तो उन्होंने देखा, पहले एक चीज उन्होंने नोटिस की कि पे इन स्लिप दूसरी बैंक की है, और फिर उन्होंने देखा कि मोबाइल नंबर पलक हुआ था, होने को पे इन स्लिप में नीचे मोबाइल नंबर लिखा होता है, मोबाइल नंबर का ऑप्शन कि मोबाइल नंबर डाल दो, ठीक है। बहुत से लोग डालते हैं, बहुत से मोबाइल नंबर नहीं डालते, लेकिन मैंने वहां पे मोबाइल नंबर चेक के पीछे डाला हुआ था। तब उन्होंने मुझे फोन मिलाया, बोले आप बोल रहे हो अमित अग्रवाल, मैं साहब बोल रहा हूँ, कहिए। बोले मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ। तो मैंने कि बताइए सर। बोले कि आपका चेक कहाँ जमा कराया था। मैं साहब चेक तो साहब जमा कराने को मैंने कि पापा को चेक दिया था, जमा उन्होंने कराया होगा। तो बोले किस बैंक में। मैं साहब मैंने कहा साहब मेरे दो बैंकों में खाता है, ए और बी, मैंने दोनों बैंकों के नाम बोल दिए, ए और बी दोनों बैंकों के नाम बोल दिए। तो मैंने कि आप इस बैंक से बोल रहे हो आपके पास चेक आया। बोले चेक तो हम पे आया है, पर वो चेक में पेन से लिपे वो दूसरे खाते बैंक की है, इसलिए आपको फोन कर रहे हैं कि भाई ऐसे काम क्यों कर रहे हो। अब मुझे फायदा क्या हुआ इस चीज से, मुझे फायदा ये हुआ कि मैंने कहा भाई सर ठीक है सर, सॉरी, और आपने मुझे इन्फॉर्म कर दिया, इसके लिए धन्यवाद, मैं आपके पास आता हूँ। बोला अब चेक आके जाइए। मैं पहुंचा वहां पे जाके, मैंने कहा सर चेक दे दीजिए, क्या नाम है आपका, नाम बताया, अकाउंट नंबर बताया उनको। तो उन्होंने देखी, बोले ठीक है साहब आप ले जाइए अपना चेक। बोले ऐसी गलती कैसे होगी, मैंने सब चेक तो मैंने काटा था, तो पापा से मैं कहना भूल गया किस बैंक में जमा कराना है। पापा भी थोड़ा सा याद भूल गए, इसलिए गड़बड़ हुई। और ये चेक ये रिपीट ये दो बार हुई है, एक हुई ये वाली, फिर इसके मुश्किल से 3-4 महीने बाद फिर रिपीट हुई है सेम चीज, कि जमा कराना था दूसरे खाते में और जमा उसमें हुआ। सन 2000 के आसपास की बात होगी। तो मुझे एक चेक दिया गया, बोले इस वाले खाते में चेक जमा करा दो। मैं गया बैंक में, मैंने जाके वो चेक लेके बैंक का जो ड्रॉप बॉक्स था वहां पे मैंने डाला है। और देखो उस समय मुझे बैंकिंग पता ही नहीं थी, जबकि बैंकिंग तो कॉमन सी चीज है आज की डेट में, और हमारे लिए आज जो चीज आम है उसमें वो चीज बहुत खास थी, मुझे पता ही नहीं था। मैं वो चेक लेके डाल आया बैंक में, ना उसमें पेंसिल भरी, ना कुछ भरा, ना अकाउंट नंबर भरा, ना कुछ भरा, क्योंकि मुझे चीजें बताया नहीं था, ना मालूम था मुझे क्या प्रोसेस रहती है। बोले कि यार ये चेक वहां पे डाल देना, मैं चेक चेक डाल दिया ड्रॉप बॉक्स के अंदर। वो चेक पड़ा रहा 2 महीने, और 2 महीने चेक पड़ा रहा, किसी को मालूम नहीं। तो क्या हुआ, जिसके पास ये चेक का पेमेंट आना था, उन्होंने कहा होगा कि मेरे पास पेमेंट तो आया नहीं अब तक आपका। तो वो बोले भैया कि ये पैसा तो हम जमा करा चुके थे, आपका चेक जमा हो चुका। बोले नहीं आया ही नहीं है। तो बोले जाके पता करो ब्रांच में। तो ब्रांच में गई जहाँ पे चेक डाला था, तो उस ब्रांच में पहुंचे तो बोले साहब चेक डाला था मैं 2 महीने पहले करीब। तो बोले डेट कौन सा, डेट तो याद नहीं है पर आप देख लीजिए। तो बैंक वाले क्या करते हैं, जो भी चेक वगैरह ऐसे जो होते हैं, जैसे अब जैसे मोबाइल नंबर था तो फोन कर लिया, वहां तो मोबाइल नंबर था ही नहीं, कुछ था नहीं उस पर, तो किसको इन्फॉर्म करते, बैठे रहे वो चेक लेके। वो जो बच्चे कुछ चेक होते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है, उसको लेके वो अलग से रख देते हैं संभाल के कि ये डिस्प्यूटेड चेक है, इनके लिए जब कोई क्लेम करने आएगा तब उसे देखेंगे, तब उसके पेमेंट के लिए वापस कर देंगे, या जो भी उसको रहेगा उस समय। तब उसमें तब वहां पर उन्होंने उनसे कहा, तो बोले अब वो आया आपको 2 महीने बाद। बोले साहब खबर ही नहीं थी, सामने वाले ने आज इन्फॉर्म किया है। तब वो चेक निकाला गया उसमें से, जो उनके बोलते
एक बॉक्स जिसमें कि जो बचे खुचे जो भी डिस्प्यूटेड चेक रखे रहते हैं। वहाँ पे देखा तो उसके वो देखो साहब इस बार चेक के साथ में कुछ अटैच नहीं है। अब इस बात पे वो बोले भैया हो सकता है इसमें अटैच हो, हट गया हो। बोले हम मान रहे हैं हट गया हो, कम से कम पीछे अकाउंट नंबर डाल देते, कुछ तो लिख देते, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर कुछ तो डाल देते, मेरा टेलीफोन नंबर डाल देते। तो इतनी रैली में सोचो उस जमाने में सन 2000 के आसपास ये हाल था कि उस समय अगर टेलीफोन होता तो बहुत बड़ी बात होती थी। टेलीफोन था उस समय, पर दिक्कत ये थी कि उस पे हम लिख के नहीं आए, तो टेलीफोन किस काम था उसमें। अब वो वही तो बोला, बैंक वाला 2 महीने से चेक पड़ा रहा, अगर वहाँ पे टेलीफोन नंबर होता, अकाउंट नंबर कुछ तो होता जो हम आपसे कॉन्टेक्ट कर सकें। एक्चुअली उस टाइम पे मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर रखने की इतनी मैंडेटरी नहीं थी। आज की डेट में जैसे मोबाइल इतना ज़्यादा हो गया है ना नीडी, भूख मोबाइल, मोबाइल, मोबाइल। उस टाइम पे मोबाइल इतनी भूख नहीं था। उसमें सिंपल ये था, ये अकाउंटिंग हो रही है, बैंकिंग हो रही है, काम खत्म। आज की डेट में बिना मोबाइल नंबर के काम चलना ही नहीं है। क्यों? हर समय के हिसाब से आदमी चेंज हो गया है, अब हर किसी को इंटरनेट चाहिए, ये चाहिए, पहले नहीं था इतना। पहले इतना क्रेज नहीं था, इसलिए पहले ना मोबाइल का फैशन था और ना ही फैशन था ज़्यादा टेलीफोन का। टेलीफोन की नीड रहती थी लोगों को, पहले लोगों को टेलीफोन की नीड तो बहुत थी कि फ़ोन करना है, पर इतना नहीं था कि उसके बजाय मर जाएँगे। आज की डेट में आप किसी लड़के से, जो जवान लड़का हो 18-19 साल का, उससे मोबाइल ले लो, उसके प्राण निकल जाते हैं कि यार प्राण से कि क्या हो गया इसके अंदर, कि कौन जाने क्या कर लेगा। आज की युवा पीढ़ी से आप कहो ना कि अपना मोबाइल आप एक दिन के लिए हमारे पास रख दो, हमारे पास, वो राजी नहीं होगा देने को। वो कहेगा नहीं, अरे ये तो नहीं, मैं तो हो नहीं पाएगा, मेरा तो दिन भर चलता है इसमें अकाउंट। क्योंकि मैं देखो इस बात पे तो बहुत सारी चीज़ें। तब क्या हुआ, इतना सब हो गया, तब मालूम पड़ा कि मुझे इस बात पे डाँट भी पड़ी। मुझे इस बात पे डाँट पड़ी कि आप तो चेक डाल के आए, उस पे आपने वो कुछ पेन स्लिप लगाई नहीं। मैंने कहा मुझे जब अकाउंट नंबर बताया ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं। कहा कि चेक लेके जमा कर देना, मैं जमा कर दिया तो मैं क्या करूँ? ये मालूम ही नहीं है मुझे। यानी कि क्लियर हुआ, जब तक आपको किसी चीज़ का ऑब्जेक्ट नहीं पता होगा, आप काम को नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है, जब मुझे बताओगे नहीं तो मुझे क्या मालूम? उस समय ये एक्सक्यूज़ था और वास्तव में ये एक्सक्यूज़ सही था मेरा, क्योंकि मुझे नहीं बताया गया था। लेकिन जब बैंक अकाउंट वाला मुद्दा आया, तब मेरा वो ये मोबाइल नंबर बहुत काम आया। मेरे पास फ़ोन आ गया, मैं पहुँच गया, तो मैं चला गया। सेकंड टाइम मेरे पे कॉल आया, तब भी मैं पहुँचा। बोले सर आपका फिर से चेक हमारे पास आ गया। मैंने सर फिर से गलती हो गई। मैंने सर फिर से गलती हो गई, क्या करें? यानी कि बैंक वाले कोई फांसी करने वाले नहीं है। बस आप उनसे कायदे से बात तो करो, पढ़े लिखे वाली बात करो ना। अनपढ़ वाली बात क्यों कर रहे हो? जैसे आपका चेक कैसे आ गया? सिंपल सी बात है, उसने मेरे फ़ोन पे कहा आपका चेक किस पे लगाया था? सर लगाया तो उस बैंक में था, तो हमारे पास क्यों आ गया? सर अकाउंट तो आपके यहाँ भी है ना? मैंने कहा अकाउंट तो आपके यहाँ भी है, इसलिए आ गया। सेकंड टाइम मैंने ये कहा। मैंने सेकंड टाइम उनसे कहा सर क्योंकि अकाउंट तो आपके यहाँ भी है, इसलिए आपके चेक लग गया। अब क्या करें, 2 बैंकें, दोनों बैंकों के बीच में 500 मीटर की भी दूरी नहीं है। आज वो बैंक नए नाम हो गए, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा। ऐसे 2 बैंक हो गए अलग-अलग, जिसमें कि मैंने एक में खाता बंद करा दिया, एक में चल रहा है। मेरी चॉइस है, मुझे पसंद नहीं है जिस बैंक में खाता चलाना, मत हटा दिया। तो ये भाई इतना काम आता है। अब आपकी चॉइस है, यूज़ करो मत करो। वैसे तो आज की डेट में चेक बहुत कम आ रहे हैं, पर जब चेक आते हैं ना तो लोगों के हाथ पे फूल जाते हैं आज भी लड़कों के, कि सर कैसे जमा होगा, कैसे होगा? और नहीं बहुत से, अरे मैं तो जाके बात कर लूँगा। अब क्या जाके काउंटर पे दिमाग मारते हैं, ये जमा कैसे होना है? सरकारी बैंक वाला, वो तो ठीक है, साइड से कर देते हैं, सुनते नहीं है। जब बैंक होगी प्राइवेट वाला, सर क्या हुआ, क्या काम है? सर चेक जमा से करवाना है। अरे सर ये लीजिए, वो बंदा तुरंत आपकी हेल्प करने को फटाफट से पेन से दे देगा, सर ये कर दीजिए, भर दीजिए, ये कर दीजिए। मतलब वो आपको एक एक चीज बता देगा। यानी कि प्राइवेट बैंक वालों के यहाँ पास फालतू लोग इसलिए खड़े करते हैं, वो लोग जो फालतू बने के लोग आए। फालतू मतलब जिन्हें पता ही नहीं क्या करना है, बैंक में आके आ गए, उनके लिए बैठे होते हैं वो लोग, कि आज फालतू लोगों का इलाज कर दें। आप कहोगे सर ये भाई मजाक वाली बात है, मजाक वाली बात नहीं, ये बस सच है कि ये फालतू वाली जो लोग हैं ना, ये सबसे ज्यादा दिमाग खराब करते हैं कि साहब हमने तो ऐसे कहा था, कैसे करोगे? इसीलिए अकाउंट, ये जो बैठे हैं ना जितने भी ये, एक तो बैठे हुए हैं इनको कैच करने के लिए, जब इनकी हेल्प कर देते हैं तो आदमी साहब कितना अच्छा स्टाफ है। उसी समय एक सर लोन ले लो, एक सर इंश्योरेंस करा लो, एक सर ये पॉलिसी ले लो, एक तरह के 3-4 ऑफर दे देते हैं। ग्राहक किसी में फंस गया, उसका काम हो गया। महीने भर में, पूरे 25 डेज की वर्किंग डेज में, उसने किसी बंदे से अगर 4-5 पॉलिसी भी करवा ली, तो बंदे का काम हो गया ना। सैलरी अलग मिल रही है, इंसेंटिव अलग मिल गया। ये पॉलिसी होती है बैंक वालों की। जैसे सुना होगा आपने कि जब हम मॉल से परचेज करके बाहर निकलते हैं, उस टाइम पे आप देखोगे जब पेमेंट का सिस्टम होता है, यहाँ पेमेंट काउंटर होता है, उस समय टॉफियाँ और बहुत सारी चीजें रखी होती है, कैंडी वगैरह। क्यों? आपको अट्रैक्ट करने के लिए कि आप ये भूल तो गए हो तो ले लो भैया। बहुत से होते हैं ना कि यार ये चीज़ तो यार टॉफी वगैरह यार था, अब वो टॉफी देख के आपका मन, आपका नहीं करे, आपकी मैडम का मन कर जाएगा, या फिर आपके बच्चे का मन कि भाई ये भी तो मुझे खानी है पापा।
अब मजबूरी में आपको लगानी पड़ेगी, तब आपको बड़ी गुस्सा भी आती है, या यहाँ पे रखा क्यों है? वो लगाते इसलिए हैं, यहाँ पे देख लोगे तो खरीद भी लोगे। सिंपल सी बात है, बैंक वाला बंदा भी ये काम कर रहा है। एमबीए वाले लोगों को ये सिखाया जाता है कि कैसे रेगिस्तान में पानी बहाया जाए। दुबई में नहीं चल रहा, दुबई में कितनी पानी की कमी है, वहां पे वो चलाए जा रहे हैं वाटर पार्क। वो पानी कहाँ से आया भाई? आसमान से आया, पानी को खरीद के आया है। खरीद के वहां पे लेके वाटर पार्क बना दिया, लोग दुबई आ गए और वहां पर खर्चा है सब, हम तो सब दुबई में वाटर पार्क में नहा के आए। ये पूछे पानी वहां पे है नहीं वैसे, कहाँ से आया पानी? तेल कहाँ से निकला? तेल कहाँ से आया? तिली में से। अब लोग समझते ही नहीं कि तेल निकला तिली में से, तो तुम ही लोग तो पिस रहे हो। आप लोग तो पैसे दे के आ रहे हो उन लोगों को, दुबई जाने के, उनसे आने का खर्चा हो रहा है और रहने का खर्चा हो रहा है, तब दुबई घूम के आ रहे हो। अब दुबई हिसाब कितना अच्छा भैया, दुबई तो अच्छा है पर खर्चा भी तो मोटा है इसमें। बहुत से लोग कहते हैं वहां से हमने फलाना मोबाइल खरीद लिया, वहां पे कम टैक्स से वहां से गोल्ड खरीद लिया। कई लोग कहते हैं कि वहां से ये खरीद लिया, गोल्ड खरीद लिया, तो सरकार को टैक्स पे नहीं किया उसमें। झूठ बोल के ले आते हैं कि हम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे ये कर रहे हैं। इसलिए इस चीजों का कुछ है नहीं, पर अल्टीमेट बात यही है, चोर जब तक पकड़ा ना जाए वो साहूकार कहलाता है, सीधी बात है। नेक्स्ट पॉइंट, चेक डिपॉजिट पेन स्लिप डेट शुड बी अकाउंटिंग डेट। इसमें बता रहे हैं जो चेक, मैंने जो पहले वाला पॉइंट कहा था, जो वही पॉइंट से आप लोगों को रिलेट कर रहा है कि चेक डिपॉजिट की जो पेन स्लिप में जो डेट है वही आपकी अकाउंटिंग डेट होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, मैंने अगर पेन स्लिप में मैंने पे इन स्लिप जो है उसमें मैंने डेट डाल रखी है, माना 18 जनवरी 26, तो यही आपकी अकाउंटिंग डेट होनी चाहिए। क्यों? आदमी किस चीज से आपको आइडेंटिफाई करेगा कि आपका एंट्री पास कब की होगी? उसने पे इन स्लिप देखी, डेट क्या है? 28 जनवरी 26, तो उसने देखा 28 जनवरी 26 को है, उसी डेट की अकाउंटिंग होनी चाहिए, तो वहां चेक कर लेगा। हम भी कभी जब ऑडिट करते हैं तो हम यही देखते हैं कि इसका पे इन स्लिप की डेट क्या लिखी है, वो डेट देखिए उसके हिसाब से देखते हैं, अकाउंटिंग डेट है नहीं। इस डेट यानी कि ये डेट है 18 तारीख, 26 अकाउंटिंग डेट की एंट्री, और इससे डेट होगी आगे, यानी आफ्टर चल जाएगी, बिफोर नहीं चलेगी। आप कहोगे सर सेम डेट का मतलब हो गया 18 तारीख, आफ्टर मतलब हो गया 18 के बाद यानी 19 तारीख 20 तारीख चल जाएगी। बिफोर का मतलब हो गया 18 से पहले 17, 17 डेट नहीं चलेगी भाई। जब पे इन स्लिप में आप थोक बजा के साथ दिखा रहा था, मैं पे इन स्लिप जमा करके 18 तारीख को, तो तेरे को कैसे कर लोगे चेक अपने एंट्री अकाउंट? किसी कोई हो सकेगा सर मेरे पे चेक आया था 17 को, भाई चेक 17 को आया तो आपने लगा दिया बैंक में, अब लगाने की स्लिप क्या है? ये वाली। कोई होशियार कहे मुझसे सर उसके अंदर चेक मेरे पास सर आया तो 15 को था, तो मैं से 15 की चेक पड़ा था, पर सर मेरे पे अकाउंटेंट ने अगर अकाउंट पास कर मिली 17 को, तो कौन सी आफत आ गई? आफत आ गई भाई। जब आपने कोई चीज लेके बैठे हो जेब में, बैंक को कब जानते हो? व्यापार कब जानेगा? जब उसकी बुक में एंट्री करोगे। बुक में एंट्री कब करोगे? या तो आप 15 को एंट्री पास कर देते, आप कहोगे साहब कि 15 को मैंने एंट्री पास कर दी, पर पेन से भरी बाद में, तो एंट्री पास का मतलब क्या है? आप बैंक में जमा कराया है। या तो आप तब झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हो। अगर वो कहे कि सर 15 तारीख को मैंने चेक आकर खाते में एंट्री कर दी थी, लेकिन क्योंकि बैंक बंद थी इसलिए मैंने बैंक में चेक जमा कराया, तो जमा कराया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? भाई अकाउंटिंग किसकी डेट पे होगी? चेक की जो पे इन स्लिप डेट से उससे आइडेंटिफाई होगी। आप कहोगे सर चेक आपको डेट से नहीं होगी, पर जमा बैंक में करा आपने लेके उसको 18 तारीख को, 3 दिन का गैप कहाँ ले जाओगे? लोग ये जो जो कहते हैं ना कौवा टेंट, वो यही होते हैं। वो इन छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हैं। तब उनकी जब ऑडिट होती है तब उनका सीए वगैरह ढंग से उनको अच्छे से रगड़ते हैं, ये कैसे गलती कर दी, ये कैसे गलती कर दी। तो मैं आपसे एक बात कहूंगा, आपसे अकाउंटेंट चालाक होना चाहिए। बुद्धिमान तो सीए भी है, बुद्धिमान अकाउंटेंट होगा, जरूरी नहीं कि वो चालाक भी हो, पर चालाक अकाउंटेंट होगा वो काम तो कर लेगा। अकाउंटेंट चालाक बहुत होना चाहिए खासतौर से, बुद्धिमान तो सीए बैठा हुआ सीए करने के लिए। अकाउंटेंट चालाक होगा तो काम निपटा देगा, बॉस का काम हो जाएगा, बॉस को क्या चाहिए, काम मेरा हो जाए। अब बाकी गलतियां उसके लिए सीए साहब बैठे ना उनके, सीए साहब को फोन किया सर यहाँ पे सर ये गलती हो गई है, सर जी काम सर गलती हो गई सर बता दीजिए, और सीए साहब ने दो चीज उनको सुना दी और फिर लेके बता दिया। रहता है ऐसा। एक तो बंदा ऐसा है वो हर साल एक ही एंट्री पूछने आता है मुझसे कि भाई ये एंट्री पास कैसे होगी। जो प्रोविजन की एंट्री हर साल पूछने आएगा, एक टाइप की एंट्री, प्रोविजन की एंट्री कौन सी होगी और टीडीएस कब कटेगा उससे। टीडीएस कॉन्सेप्ट कराऊंगा मैं आपको जब जनरल के बाद में। तो वो बंदे की हरकत यही है, उसको भी हाथ सबसे सबसे हाथ जोड़ते हैं सर, हाथ जोड़ रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ। भाई हाथ जोड़ने से क्यों चापलूसी मिलती है? और असली जो बंदे को काम आता होगा ना वो हाथ नहीं जोड़ेगा, वो काम पे बैठा काम करके दूंगा, किसी के सामने हाथ जोड़ूंगा नहीं। तो स्वाभिमानी और चापलूसी मन से होता है। एक चापलूस होता है आदमी, एक स्वाभिमान होता है।
आपको चॉइस है, आपको क्या बनना है। और सबसे बड़ी बात है, जो चापलूसी कर रहा है ना वो कौवा टेंट है, और जो स्वाभिमानी है वो अकाउंटेंट है। भले ही वो एक्सपर्ट ना हो, एक बार बंदा अपनी मेहनत कर रहा होगा, अंतर ये पड़ता है। आगे बढ़ते हैं कि मैंने कहा आपसे कि डेट कौन सी होनी चाहिए। 28 तारीख का, जो कि हम पे एविडेंस क्या है 28 तारीख का, हम 28 को एंट्री पास करेंगे बुक्स में। जो कोई होशियार करे 15 को पास कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत ये आएगी साल में जब कोई जवाब पूछने बैठेगा, तब बंदे को वो कौवा टेंट यूज कहा जाएगा, जो कौवा टेंट ही। तो ऐसा आपकी है, कौवा टेंट बनना है या अकाउंटेंट। अब ये बड़े अच्छे चलेगा, अकाउंटेंट कौवा टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर और एक्सपर्ट अकाउंटेंट। तो बिफोर डेट एंट्री नहीं पास करनी, 28 से पहले। 18 तारीख को एंट्री पास करो, सेम डेट। आफ्टर यानी 18 के बाद 19 को पास कर लो एंट्री। पर 18 तक से पहले 17 को एंट्री पास नहीं करनी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, ऑनलाइन पेमेंट शुड बी एंटर्ड ऑन द डेट और पेमेंट रिसीव्ड। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और ये चीज तो आपको आनी भी चाहिए। ये जो ऑनलाइन पेमेंट होते हैं वो हम किस डेट में बुक करें। ऑनलाइन पेमेंट की दिक्कत ये रहती है, देखो ऑनलाइन पेमेंट आया, तो आपने कहा कि मेरे पेमेंट आया ऑनलाइन, माना 5 जनवरी 26 को पैसा आया ऑनलाइन, तो हमको कब एंट्री पास करें। तो पेमेंट की हम क्या इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन पेमेंट शुड बी एंटर्ड ऑन द डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड। एक तो हो गई पेमेंट, एक रिसीव्ड हुआ ऑनलाइन पेमेंट। एक तो रिसीव डेट हो गई। दूसरी क्या कर सकते हैं, बेस्ट अवेलेबल डेट एच स्टेटमेंट रिसीव्ड डेट, एच पर बैंक स्टेटमेंट डेट कह रहे हैं, जैसे बैंक स्टेटमेंट है। होता क्या है, कुछ ऑनलाइन पेमेंट होते हैं पार्टी ने कर दिए, हमारे संज्ञान में नहीं आए, हमारी जानकारी में नहीं आ पाए। आप कहोगे ऐसे कौन से पेमेंट होंगे, होते हैं। कई पार्टी ने हमें पेमेंट कर दिया, सपोज को किसी ने मुझे बस 100 रुपये पेमेंट कर दिया, मात्र 100 रुपये का। उसने इन्फॉर्मेशन करना भी खास समझा नहीं यार, कोई बात नहीं है, बंदे देख ही लेंगे नाम मेरा। मैंने अपना बैंक का स्टेटमेंट मंगवाया, जाहिर सी बात है, मेरा अगर बैंक का स्टेटमेंट है दिसंबर का, तो मैं उसे जनवरी में मंगवाऊंगा या फिर ऑनलाइन बैंकिंग से निकालूंगा, क्योंकि मुझे अपने अकाउंटेंट को देना है, भाई अकाउंटिंग कर दे। तो वो कब देखेगा उसे, जब स्टेटमेंट आएगा। बहुत सी तो जगह क्या होता है कि डेली बैंक का स्टेटमेंट निकाल लेते हैं, उसमें से देख लेता है अकाउंटेंट। पर बहुत सी जगह क्या होता है, वीकली निकालते हैं या बहुत से मंथली निकालते हैं। क्यों, वो कहते हैं यार कि वैसे तो अकाउंट बैंक मिल रही है हमारी, मिलना मतलब मैच है, और कहीं पर अगर अंतर होगा तो फिर मंथ के एंड में देखेंगे। अब क्या हुआ कि वो मंथ के एंड में मालूम पड़ा कि 100 रुपये आए थे, किस पे आए मालूम नहीं पड़ रहा। उसके पीछे वजह ये कि देखो मैं अब किसी बैंक का नाम ना लेते बताऊं कि कुछ बैंक ऐसी करती है। एक तो उनका जो वो है प्रेजेंटेशन, पेमेंट आया बस वो लिखा होगा, चेक नंबर, रेफरेंस, डेट, नाम पार्टी का कुछ नहीं डालना चाहते। और कुछ बैंक ये भी कहते हैं हमारे पास दो तरह के सिस्टम है, एक हम अब चाहो तो आपका स्टेटमेंट निकाल सकते हैं पार्टी के नाम से, और वो एक तरीका ये है कि बस पेमेंट आ जाएगा, बस उसका पड़ा होगा ट्रांजेक्शन नंबर पड़ा होगा, मतलब यूटीआर नंबर पड़ा होगा, यूटीआर नंबर मिला होगा, चेक नंबर पड़ा होगा, पर वो इतना वो नहीं है जी कि आप ट्रैक कर लो। ये समस्या है ऐसी बैंकों का। मैंने देखा प्राइवेट बैंक इसमें अच्छा काम कर रही है, सरकारी बैंक करना चाह नहीं रही है। अब करें तो ग्राहक अच्छी बात है, वरना ग्राहक छोड़ के भागी रहे हैं सरकारी बैंकों को। यानी कि बैंक स्टेटमेंट जब हम पे आया तब वो 100 रुपये दिखाई दिए, तो 100 रुपये हमारा पेंडिंग कब तक रहा, 15 दिन पेमेंट रहा माना। पेमेंट आया था माना 15 दिसंबर को, हमने बैंक स्टेटमेंट लेके आए माना बैंक से 2 तारीख को, 2 जनवरी को लेके आए। हम जब वो बैंक स्टेटमेंट देखेंगे तो देखा हमने उसके अंदर पेमेंट आया था 15 तारीख को, 15 दिसंबर को, हमको मालूम पड़ा 2 जनवरी को। तब हमने लेके उसकी एंट्री पास कब करेंगे। तो मैंने इसमें क्या लिखवाया आगे, बेस्ट अवेलेबल डेट एज पर स्टेटमेंट रिसीव डेट और ओपन डेट इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एज पर इंटरनल कंट्रोल। मैंने कहा इसके अंदर एक पे बात कर रहे हैं हम, बैंक स्टेटमेंट की जब आया उस डेट पे कर लो, यानी 2 तारीख का एंट्री पास कर लो। या मैंने लिखा इसके अंदर, या ओपन डेट हो कोई भी अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डेट खुली हुई है तो 15 दिसंबर को एंट्री पास कर लो पेमेंट रिसीव करने की। कुछ जगह नियम ऐसा बना हुआ है, वो कहते हैं आज की एंट्री आज करो, कल की एंट्री कल। यानी कि आज जो एंट्री आपने कर दी, और जो एंट्री आपने छोड़ दी भूल गए, वो एंट्री आप आज की डेट में पास नहीं कर सकते, यानी वो पीरियड लॉक हो जाता है। कई सॉफ्टवेयर में पीरियड लॉक है, आज जो एंट्री पास कर दोगे आप, कल की डेट में एंट्री पास करना चाहो आज, यानी कि मैं आज 1 तारीख है 1 फरवरी, और मैं चाहूँ कि कोई एंट्री पास कर लूँ 31 जनवरी को, वो सॉफ्टवेयर लॉक ऑटोमेटिक है, काम ही नहीं करेगा। जब वो सॉफ्टवेयर काम ही नहीं करेगा तो क्या होगा, अकाउंटिंग कब करोगे आप, 1 फरवरी में, ना कि 31 जनवरी में। है ये ही है रियल टाइम अकाउंटिंग। लोग जानते हैं रियल टाइम फैलना चाहते हैं, रियल टाइम अकाउंटिंग हो रही है, कोई रियल टाइम अकाउंटिंग नहीं कर रहे। बहुत ही कम लोग हैं जो रियल टाइम अकाउंटिंग करवाते हैं। बस ये जो हो रही है रियल टाइम अकाउंटिंग जहाँ हो रही है ना, वहाँ के अकाउंटिंग बहुत होते हैं।
खास तौर से वहाँ के कंप्यूटर ऑपरेटर कि सर मेरे हाथ से सर 2 एंट्री छूट गई थी, तो इसी चक्कर में बॉस ने बहुत सुनाया मुझे। और बॉस के पास कमांड है, बॉस ने अपने पास से बॉस पे कमांड है, क्योंकि वो वहाँ पे एडमिन बने हुए हैं सॉफ्टवेयर में, और उन्होंने सॉफ्टवेयर में खोला तो एंट्री पास कर दी, पर वो उसको 4 गाली सुना के बाद एंट्री पास करते हैं। यानी कि गाली बंदे को पड़ गई। मतलब क्लियर हुआ कि अकाउंटिंग डेट आपकी कौन सी होनी चाहिए, या तो आपको ऑनलाइन पेमेंट आया उसकी खबर मिल गई 15 दिसंबर को, तब मैं एंट्री पास कर लूंगा बुक्स में। 15 दिसंबर की आपको पता ही नहीं थी पेमेंट आया कोई बैंक में, और आपने 2 जनवरी को जब स्टेटमेंट लाए बैंक का, तब एंट्री पास कर लो। और अगर आपकी अकाउंटिंग डेट अलाउ कर रही है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्री पास करने के लिए, तब पास कर दो। और नहीं तो बॉस की 2 गाली खा लो, बॉस की 2 गाली खा के तब एंट्री पास कर लो। भाई गाली का मतलब ये नहीं होता कि किसी किसी गाली कर रहे हैं बहुत ज्यादा हाई लेवल वाली गाली। मैं गाली का क्यों कहूँ आपसे, क्या गाली है, मतलब ज्यादातर बॉस होते हैं प्यार प्यार में बहुत सी गाली दे देते हैं, और अकाउंटेंट भी सुन लेता है। एक छोटी सी बताऊं बात आपको, कि 2 जने मालिक और नौकर अगर बैठे हैं, केवल 2 लोग बैठे हैं, तो वो चाहे आपस में माँ बहन कुछ भी गाली दे दें, कोई टेंशन नहीं होती आपस में। लेकिन भाई अगर दोनों 4 लोग, यानी कि 4 लोग का मतलब वो 4 लोग जो कंधे देने आते हैं, 12 लोग, 4 लोग समझे नहीं। 4 लोग का मतलब होता है कोई भी लोग ऐसे जो कि और लोग हो, उन 2 से ज्यादा, कुछ अकाउंटेंट जूनियर भी होंगे, कोई मालिक के साथ के भी होंगे। उस समय अगर मालिक ने गाली दे दी अकाउंटेंट को, तो मालिक तो अकाउंटेंट उससे बहुत नाराज हो जाएगा। या मालिक अकाउंटेंट ने मालिक को भी पलट के जवाब दे दिया, तो मालिक नाराज हो जाएगा। सारी किस बात की है कि नाक नाक ये नाक है, नाक नाक होती है कि भाई आप मुझसे अकेले में चाहे 2 गाली दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब 4 लोगों में आप इंसल्ट कर रहे हो ना, ये पसंद नहीं है। अकाउंटेंट जी कह देता है, और मालिक कहता है यार इस बंदे ने मेरी इंसल्ट कर दी सारे स्टाफ के सामने। तो अब बहुत से होते हैं जिनको शौक होता है अपनी इज्जत उतरवाने का। मालिक भाई सफल है जो एक चुप्पी जगह चले इस चीज में, हर समय अपना मुंह खोल के बस गाली देते रहे, वो मालिक सफल नहीं हो पाते। गाली के बाद फिर दिवाली बनती है। दिवाली मतलब क्या हुआ, दिवाला। जो पिछला मेरा जो सेशन था बताया था मैंने, अच्छा व्यापारी वो है जो मीठी भाषा बोल के काम करे। जो क्योंकि अपने स्टाफ से भी आप अगर ढंग से बात करोगे ना, आपको स्टाफ भी अच्छे से बात करेगा। वो कहते हैं ना गिव एंड टेक। अगर आप गाली दे के बात करोगे तो गालियां मिलेंगी पलटे में उससे। वो साम मुंह पर पीछे गाली देगा। और बहुत से लोग ऐसे करते हैं, गाली गाली बकते जाएंगे, काम करते जाएंगे, और सुन भी रहा है मालिक, तो मालिक का नाम लेके बकनी देगा गाली। मालिक क्या किससे कह रहे हो, ऐसे आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं तो किसी और से कह रहा हूँ। ये जानता मालिक भी कि गाली मालिक को ही दे रहा है, पर वो क्या है कि सुन रहा है गालियां, क्योंकि उसने उस बंदे का मुंह खुलवा दिया ना। इसीलिए कहा गया है कि आपसे छोटा कोई व्यक्ति आपकी इंसल्ट करे ना, तो कभी भी उस पर कभी किसी को बताओ मत, ये बात चाणक्य ने बताई है। और कोई आपसे अगर ऊंचा व्यक्ति आपकी इंसल्ट कर दे रहा है, तब आप 4 लोगों में कह सकते हो उस बंदे ने मुझसे ऐसे कहा, तब उस बड़े की इंसल्ट हो सकती है। मगर आपने अपने छोटे ने आपकी इंसल्ट कर दी, आप ये 4 लोगों से कहोगे कि यार उसने मेरी इंसल्ट कर दी, मुंह पे से कह देंगे हाँ हाँ ठीक है ठीक है, पीछे से अरे देख इसकी इंसल्ट कर दी, देख इसके एक छोटे से उसने। तो इज्जत किसमें, सिंपल सी बात है, किसी की बेइज्जती ना करो, उसमें इज्जत है। शब्द ऐसे बोलोगे नहीं कि किसी से झगड़ा हो और किसी से बेमतलब में टेंशन हो। टेंशन बदल चीज है जो आदमी को खाया चाहिए। चिंता चिंता होती है, भाई इसे बोलते हैं मोटिवेशनल स्पीच, जो मेरे साथ साथ चलती रहती है, जिससे कि आप लोगों का मोटिवेशन होते रहे। अभी रिसेंटली मुझ पे एक होशियार, मैं उसे होशियार मैं मतलब समझे ना, मैं होशियार उसको बोल रहा हूँ जो कौवा टेंट है। मुझसे बोलता है सर आपका ऐसा चैनल यूट्यूब पे और फेसबुक पे तो मोनेटाइज हो गया होगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैंने महीने के लाख रुपए आना शुरू हो गए मेरे खाते में। सर क्यों मजाक कर रहे हो, मैंने शुरू किसने किया था। मतलब फेसबुक और यूट्यूब केवल पैसे कमाने के लिए बना हुआ है। बुद्धि थोड़ी सी लगाओ, सब चीजें सोचते हैं कि भाई बंदे ने बनाया चैनल तो कुछ पैसा कमाने बनाया। पैसे से ऊपर भी बहुत चीजें होती हैं। एक इंसान का अपना सेटिस्फेक्शन होता है, हमारा सेटिस्फेक्शन है कि मुझे पढ़ाना है। तो मैंने संडे फ्री क्लासेस आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ, और लोग बाग सोच रहे हैं कि ये बंदा प्रॉफिट के लिए कमा रहा है, धंधे कमा रहा है, कोचिंग के विज्ञापन के लिए। अरे भाई कोचिंग के विज्ञापन नहीं चाहिए अपने को ऐसा, समझे। तो इसलिए पाँव की मौज और छोटी सोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती, ये पुरानी कहावत है। इसलिए हमेशा समझो, बड़ी सोच रखो। पैसा ही सिर्फ माई बाप नहीं है। कई लोग पैसे के चक्कर में अपने माता पिता को गाली बकते हैं, हम कहते हैं किस बात का पैसा, ऐसा पैसा किस काम का को माँ बाप को गाली बकनी पड़े। इसलिए पैसे को साइड से रखो। भगवान ने बहुत कुछ चीज दी है पैसे के अलावा, सम्मान है, समाज सेवा, ये चीज बहुत काम आती है। और मैं जो कर रहा हूँ समाज सेवा ही है, और मुझे इसमें खुशी मिलती है। आप लोगों को क्या लगता है, वो आपकी राय। हर चीज पैसे से मत तोला करो, पैसा बहुत छोटी चीज है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। पहले इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो। अगला पॉइंट जो है, द एंट्री शुड बी पास विद प्रॉपर ट्रांजेक्शन नंबर, चेक नंबर विद डेट। ये हम वही कह रहे हैं, एंट्री नंबर पास होगी तो मैंने कहा ट्रांजेक्शन नंबर, ये कौन सा नंबर है, यूटीआर नंबर। एक तो हो गया डिजिटल पेमेंट का हो गया, एक हो गया फिजिकल, फिजिकल में चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, वो नंबर पड़ेगा। और अगर पेमेंट ऑनलाइन से आया है तो उसमें यूटीआर नंबर पड़ेगा।
उससे हम ट्रैक कर सकें कि किस यूटीआर से हमारे पैसे आया। माना 4 यूटीआर नंबर से पैसे आए 20-20 हजार रुपये 4 लोगों से, कैसे ट्रैक करोगे कौन सा किसका है? नंबर डाल दो भाई। नेक्स्ट है डायरेक्ट पेमेंट रिसीव विदाउट इन्फॉर्मेशन शुड बी स्टैंड अंटिल कंसर्न बाई द ऑनर और कंसर्न पर्सन। डायरेक्ट पेमेंट का मतलब हुआ मेरे खाते में किसी ने जमा कर दिए 5 हजार रुपये, मुझे नहीं मालूम किसने जमा किए। क्योंकि होता है ना आजकल तो भैया कि यूपीआई को लेके किसी को भेज दिया, आपके बहुत होता है। आपको एनईएफटी किया, एनईएफटी पर उसमें लेके उसने आपको एक भेज दिया, आपको उसका एक ट्रांजेक्शन भेज दिया रेफरेंस। लेकिन आप इसमें ये समझो, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने आपको पेमेंट तो कर दिया, खबर करना भूल गया, ना आपको पता उसके बारे में किसने पैसे भेजे, ना कुछ खबर, तो क्या करोगे उसको? आपने क्या करोगे, उस वाले पैसे को कब तक एक्सटेंड रखोगे? जब तक कंफर्म ना हो जाए। यानी कि आप कहोगे सर पैसा कब तक एक्सटेंड करोगे सर, मंथ हमारा जैसे दिसंबर का है। भाई सिंपल सी बात है, अगर दिसंबर का पैसा है आपको कंफर्म नहीं हो पा रहा, तो आप किससे कंफर्म करोगे? पैसे मालिक से। आपको मालिक गया आउट ऑफ इंडिया, मालिक गया है आउट ऑफ इंडिया, तो किससे पूछोगे? बैंक वाले से पूछोगे। अगर बैंक वाला से आप नहीं पूछो तो उससे पहले कौन सी कड़ी रहती है? मालिक करिए, मालिक आया बाद में। अब मैं कहता हूँ ठीक है बैंक भी हुआ है, बैंक में अगर आपको कोई प्रॉपर आंसर मिल नहीं पाया, कभी कभी होता है बैंक में बहुत से बैठे होते हैं जो बंदे जानते ही नहीं कैसे निकालते हैं डिटेल, तो वो भाई साहब मैं डिटेल निकाल नहीं पा रहा, आपसे आया ना। और ये सरकारी बैंक में बहुत होता है, सरकारी बैंकों में ये बहुत नाटक होता है। प्राइवेट बैंकों में हमारा अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, उसमें बंदे हर बंदा अच्छे से ट्रेन है, बहुत जल्दी बता देते हैं कि पेमेंट कहाँ से आया। सरकारी बैंक वाले अरे फुर्सत नहीं है बाद में आना, पर अब भी उन लोगों पे भी चल रहा है डंडा, तो डंडा तो सब पे चलना पड़ेगा। काम करना है तभी काम चलेगा, ऐसे नहीं है कि बैठे बैठे काम चल जाएगा। तो उन लोगों पे डंडा चलता है, पर वो ये कि फिर भी नहीं मानते। मैंने तो एक बैंक में जब बैंक ने मेरी चेकबुक कर दिया था बाउंस, तब मैंने बैंक वालों की उसमें लेटर लिख के उनकी ऐसी क्लास लगवाई थी कि बैंक मैनेजर ने हाथ जोड़ के माफी मांगी थी। वो बोले सर रिटायरमेंट को महीना भर रह गया है, क्यों मेरी नौकरी पर दाग लगवा दो, कोई लाइफ टाइम उसको जॉब में कभी दाग नहीं मिला इस तरह का, आप तो दाग लगवा रहे हो। तो मैंने कहा था मेरी गलती थोड़ा ना है, चेकबुक आपकी, चेकबुक आपने इशू की थी हमको, जब वो घर पे आ गई तो हमने उसको चेक इशू कर दिया अपने यहाँ जो हमारे वो थे पेमेंट जिसको करना था, और वहां पर उन लोगों के पास पैसा पहुंचा नहीं क्योंकि चेक बाउंस हो गया। हमारी बैंक ने क्या कह दिया, ये हमारी चेकबुक है ही नहीं। और उसके जब हमने बैंक में जाके बात की कि सर पैसा वहां पे जाके बाउंस हो रहा है, वो बैंक वाला वो बोलता असिस्टेंट मैनेजर आप एक काम कीजिए, एक आरटीजीएस सही से करवा दीजिए। तो हम उसी चेकबुक से, जो वो कह रहे हैं कि हमारी चेकबुक नहीं है, उसी चेकबुक से वो आरटीजीएस बुक हो गया। यहाँ बैंक वाले फंस गए, यहाँ बैंक वाले फंस गए। 150 रुपये उन्होंने लगाए थे आरटीजीएस चार्ज, जब भी आए थे उस समय मैंने लेके उस पर बैंक पे लिखा लेटर कि अगर ये आपका पास चेक हम आपके यहाँ का नहीं था तो आपने उससे कैसे आरटीजीएस कर दिया, और अगर चेक आपके यहाँ था तो आपने चेक को बाउंस कैसे होने दिया। इस बात पे बैंक वाले हिल गए थे। 1462 रुपये मुझे भी याद है, मैंने उन लोगों से पूरा ये जो हर्जाना था, जो जो उसमें जो चार्ज लगे थे, सब उनसे मैंने रिकवर किया था। बैंक वाले पैसे किसी को देते नहीं है। उसी टाइम बैंक वालों ने पैसे मेरे खाते में ट्रांसफर किए थे 1462 रुपये, वैसे पैसे खाते में पकड़िए पूरे पूरे। क्यों? मैं इस बात पे फिक्स था कि आप लोगों ने जो चेक को आप कर रहे हो ना, वो चेक आपने बाउंस कैसे होने दिया? हमारी गुडविल खराब नहीं कर रहे हो, गुडविल खराब कर रहे हो। 4 लोग हमको फोन कर रहे हैं भाई साहब हमारा पैसा जो आया नहीं खाते में और चार्ज लग गए। एक पे तो चार्ज लगाए 3 बार, 225 रुपये तीन उसके चार्ज लगाए गए। एक बैंक थी उसने 3 बार उसको सेम डे में 3 बार चेक बाउंस दिखा दिया। आप कहोगे ऐसे कैसे? हाँ ऐसे ही हुआ था। 66 से 75 रुपये लगे थे उसके खाते से, किसी से 30 रुपये, किसी कुछ, और मेरी बैंक में बाउंस के चार्ज लगे थे। मैंने उसकी ढंग से इन लोगों की खाद करी होगी बैंक वालों की। तो ये सब काम करने पड़ते हैं बैंक, जब जब बैंक वाले सुनते नहीं है ना, तब आदमी को उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इसलिए होश में काम करना चाहिए। अब जो पेमेंट डायरेक्ट आया, जो डायरेक्ट पेमेंट खाते में आया, आपने क्या किया, उस पैसे का आपको कंफर्म नहीं हुआ, आपने वेट किया, या तो स्टेटमेंट आए या फिर बॉस से कंफर्म हो जाए, बॉस आउट ऑफ इंडिया आए। तो पर क्या होता है, बॉस वगैरह आउट ऑफ इंडिया होते हैं फिर भी अपने अकाउंटेंट से बात करते रहते हैं हल्की फुल्की। आजकल तो व्हाट्सएप आ गया है और भी ऑनलाइन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गए हैं, अलर्टे आ गया, तमाम तरह के वो आ गए हैं ऐप्स जिससे बात कर लेते हैं ऑनलाइन पे। बॉस ने बता दिया, पर कोई पेमेंट बैंक ना बॉस बता पाया ना बता पाया, अकाउंटेंट की चीजें ना वो जब बैंक से जान पाया, पड़ गए हैं तो उसको फोल्डिंग में। आप कहोगे सर पैसा कैसे पकड़ेगा? सस्पेंस अकाउंट में एंट्री पास कर दो भाई, उसमें आपकी बैंक तो मैच हो ही जाएगी। अब रही बात उसकी कि आगे कैसे रहेगा, तो सिंपल सी बात है, आपकी बैंक मैच हो गई तो आप उसमें ये करो, आगे बढ़ो उसमें और आगे का काम करो, क्या नहीं क्या, जब बॉस से खबर मिले तब कर देना उसमें, या फिर बैंक में जाके डिटेल निकलवा लेना, जब भी अवेलेबल हो तब लेके एंट्री पास खाते में कर देना रेलिवेंट में। पर ये मत करना कि पैसे आए उसको लेके बॉस के नाम में डाल दिया। ऐसे कैसे नाम में डालते हो बॉस के नाम में कि बॉस ने पैसे जमा कराए? बॉस से होशियार करते हैं, वो पता क्या लॉजिक देते हैं, सर मैं सस्पेंस अकाउंट को डालूं, मैं बॉस के नाम में पैसे दिखा देता हूँ कि बॉस ने जमा पैसे करा दिए, तो उससे क्या है कि बाद में बॉस से लेके मैं पूछ लेता हूँ,
और मैंने कहा होशियार, अगर बॉस से तू पूछना भूल गया ना बॉस बताना भूल गए और साल के एंड में दिखाई दिया कि किसी पार्टी के पैसे आपने अपने पास दिखा रखे हैं मिस्टर श्याम कुमार से 5 लाख आने हैं, 5 लाख वो ट्रांसफर कर चुके आपको, ये आपको खबर नहीं कि 5 लाख ट्रांसफर कर दिए और आप ले लेके बॉस के नाम से ये अपने पास लेके डिपॉजिट दिखा दिए। क्या होगा, आपके पास एक डेटर आउटस्टैंडिंग खा रहा है 5 लाख का और यहाँ पे कोई भी सस्पेंड में एक पैसा नहीं बोल रहा, आप मिला पाओगे? अब खाता अपना बैलेंस शीट आपके नाम पे वो बंदे के ऊपर ही रहेगी। कल को जब चेक करने बैठे उसमें क्या होगा कि ये बंदे 5 लाख क्यों बोल रहे हैं, पूजा पार्टी से पैसा 5 लाख रुपए, भाई साहब कितनी बार पेमेंट करूं? वो कहेगा भाई साहब कितनी बार पेमेंट करूं, मुझे अभी याद है एक बंदे का, हम उससे वो बंदा कह रहा है भाई साहब पैसे नहीं आए आपके यहाँ, भाई साहब कितने पैसे लोगे की चीज के, बोले कब दिए पैसे, अरे पैसे आज सुबह दे के आया था, मेरे सामने की बात है। बंदा बोला भाई पैसे तो उसके उसने दे दिए थे, तो मैंने कि क्यों भाई बंदे को कह रहा है फालतू में, पहले अपने पास चेक तो कर ले। इसका मतलब क्या हुआ, आपने चेक नहीं किया और बंदे पे लेके वो कर रहे हो, कर कुंडी खोल लो, कुंडी खोलो भाई, क्यों? हमको देखना है आपकी लाइट आ रही नहीं आ रही, अरे भाई बाहर देख लो रोड पे लाइट जल रही होगी, एक से नाले पड़े, अरे भाई उसकी घर की लाइट जो थोड़ी सी दिख रही होगी, वो कह रहा सर इन्वर्टर होगा, अरे भाई इन्वर्टर आजकल तो मीटर लग गए हैं बाहर घरों के बाहर, बाहर देख लो नहीं, सब कुंडी खुलवा के बंदे का करना है और फिर उसे दुकान लिखा के आओगे कि पागल आए थे कहाँ से दिमाग खराब करने को, फिर क्या कैसे काम कर रहे हो? ये वही बात है कि भैया उस बंदे के पैसे किसी के नहीं पता है, तो मालिक के नाम में डालने की बजाय आप सस्पेंड अकाउंट में डाल दो, जिससे कि आपका बैंक तो मैच हो जाएगी, जो आउटस्टैंडिंग एंट्री होगी वो सस्पेंड में पड़ी रहेगी होल्ड, जब तक कंफर्म ना हो जाए, जब तक कंफर्म ना हो एंट्री पास मत करो, उससे गलती नहीं होगी, सबसे बेस्ट ये होता है, तभी तो अकाउंटेंट एक्सपर्ट बनेगा, वरना कब अटेंड बने रहेगा, धुआं आ रहा है एंट्री पास करते जा रहा है, मत बनो कंप्यूटर ऑपरेटर भाई, कंप्यूटर ऑपरेटर बनोगे तो फायदा नहीं है, पैसे नहीं देगा कोई भी, सब कहेगा कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं चाहिए भाई अकाउंटेंट चाहिए, और रख भी लेगा तो पैसे कम देगा तो क्या फायदा है, क्या चाहिए अकाउंटिंग का। चेक रिसीव्ड के, पेमेंट रिसीव के सारे पॉइंट करवा दिए और डिस्कस भी करा दिए, इसी के साथ आपका ये खत्म होता है बैंक का पार्ट। बैंक रिकन्सिलेशन के बारे में आपको बस मैं थोड़ा सा बता दूं इंट्रो, क्योंकि मुझे इसमें बताने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि खास बात है भी नहीं, सिंपल सी बात है, बैंक रिकन्सिलेशन क्या होता है? बैंक रिकन्सिलेशन ये होता है आपके अकाउंट में, आप देखो, एक तो आपका अकाउंट हुआ यानी आपकी बुक्स हुई, एक बैंक की स्टेटमेंट हो गया, आपको अपनी बैंक का अपनी बुक्स का बैलेंस, बैंक रिकन्सिलेशन का एक सिंपल फंडा है, आपकी बुक्स और बैंक का स्टेटमेंट दोनों का बैलेंस किसी पर्टिकुलर डेट को मैच होना चाहिए, सिंपल सी बात है, हर मंथ के एंड में मैच हो रहा है, डेली मैच हो रहा है, यही बैंक रिकन्सिलेशन है, और जो नहीं मिल रहा उसी एंट्री को आपको अपने पास नोट करना है। बैंक रिकन्सिलेशन में सिंपल बात होती है, जो कॉमन एंट्री होती है वो सब मिल जाती है, जो बच जाती है वो एंट्री बैंक में पास कर लेते हैं, और आजकल सब सॉफ्टवेयर से हो रहा है। आपका आज बैंक का कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, जिसमें मैंने आपको चेक रिसीव और चेक रिसीव पिछली क्लास में पढ़ाया था, तो हम आपका जो सबसे ज्यादा अवेटेड था जर्नल, जर्नल के बारे में बात करेंगे। अरे भाई हट जाओ, अब तो ये वो चीज है जर्नल जिसके लिए लोग तरसते हैं सीखने के लिए, क्योंकि सबको फीडिंग करना आती है कंप्यूटर में, सही जगह फीडिंग करना है, यहाँ पे बुद्धि और चलेगी आप लोगों की। जर्नल, जर्नल द मोस्ट अवेटेड पॉइंट जर्नल, ये अपने आप में सबका वो है, मैं क्या कहता हूँ ये वो वाले है, जर्नल रजिस्टर, रजिस्टर ही वर्ड आएगा भाई, रजिस्टर, जर्नल रजिस्टर, जर्नल रजिस्टर के बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं सिर्फ पॉइंट नोट करवा देता हूँ आपको जनरल में, उसके बाद खुल के डिस्कस करेंगे, बेफिक्र करो, मेरा फेवरेट टॉपिक है जनरल, मेरा फेवरेट टॉपिक है जनरल, क्योंकि इसमें जो कहीं नहीं आता वो यहाँ पे आता है, जनरल वो चीज। पहला पॉइंट नोट कीजिए, द अकाउंटिंग डेट शुड बी एज पर गेट एंट्री डेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड और आफ्टर द बिल डेट इफ देयर इज नो इंस्पेक्शन नोट अटैच्ड इन केस ऑफ सर्विसेज इनवॉइस, ब्रैकेट में द डिस्टेंस ऑल्सो शुड बी कंसिडर्ड इन केस ऑफ इंटरस्टेट इनवॉइस। नेक्स्ट पॉइंट, द नेम ऑफ सप्लायर इन बुक्स of account must be same as in invoice. Next point, the head of account correctness and counter check with the nature of expenses. Next point, the calculation of manual bills correctness. Next point, the correctness of ITC entry passed as interstate or interstate through GST number of suppliers. For example, 09 code for Uttar Pradesh, 08 for Rajasthan, 07 for Delhi. Next point, the narration of entry should be matched with invoice number, voucher. Next point, authorization of each voucher oblique invoice. Next point, the GST number of our client must be mentioned on invoice correctly.
ये सब पॉइंट है जनरल के। अब इसके बारे में आप देखो, वैसे तो आप कहोगे सर कॉमन से परचेज की तरह। पहला पॉइंट है द अकाउंटिंग डेट शुड बी एज पर गेट एंट्री ऑफ गुड रिसीव्ड और आफ्टर द बिल डेट। ये तो कॉमन पॉइंट है, पहले भी पाया था परचेज में। पर पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे एक बात और जोड़ी गई है। ये तो केवल बात वहां बात करते थे परचेज की ऑफ गुड्स, यहाँ बात कर रहे हैं हम गुड्स एज वेल एज सर्विस। सर्विस के बिल में कब डिलीवरी होगी, इस बारे में लोग बात नहीं करते कि कोई सर्विस हुई उसकी कब डिलीवरी मानी जाएगी, बात ही नहीं करना चाहते। कॉन्सेप्ट तो जानो, इसलिए ये वाला पॉइंट जो है इसलिए महत्वपूर्ण है। तो मैंने यहाँ लिखवाया है द अकाउंटिंग डेट शुड बी एज पर गेट एंट्री ऑफ गुड्स रिसीव्ड और आफ्टर द बिल डेट इफ देयर इज नो इंस्पेक्शन नोट अटैच्ड इन केस ऑफ सर्विसेज इनवॉइस। अगर कोई सर्विस का बिल हो, उसमें कोई भी इंस्पेक्शन नोट अटैच नहीं है, कोई गेट की मोहर नहीं लगी है, तो किस डेट को मानोगे अपने यहाँ? आप कहोगे सर सर्विस इनवॉइस की तो जब सर्विस पूरी हो जाए, या पे कैसे मानेंगे? पहला पॉइंट है द अकाउंटिंग डेट शुड बी एज पर गेट एंट्री ऑफ गुड्स। आप कहोगे सर गुड्स इसमें कौन सा है, परचेज तो है नहीं है। आप कहोगे सर परचेज की एंट्री परचेज में पास कर दी होगी, सेल की एंट्री सेल में, कैश थी कैश में, बैंक की बैंक में, जनरल में एंट्री कौन सी बची? अब बताऊं कौन कौन सी एंट्री जनरल में आई। एक दिन नोट करते हैं। सैलरी, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, रिपेयर में मैंने कहा पार्ट्स और मशीन सर्विस इनवॉइस हो गया। यानी इसमें भी तो पार्ट होते हैं रिपेयर के। एक होता है कि इसके अंदर पार्ट है मशीन का, ये हो गया। और उसके अलावा इंटरनेट एटसेट्रा, इतने सारे एंट्रियां बच जाती हैं जो आपकी परचेज सेल और बैंक और कैश के परव्यू से बाहर निकल जाती है भैया। इसलिए जो मुझसे कह रहे हैं ना होशियार, इसमें कौन सी एंट्री आएंगी? इसमें हर वो एंट्री आएगी जो कहीं नहीं आएगी। अब देख लो आप, एंट्री सैलरी, वेतन, सब लोग जॉब कर रहे हैं पर पता नहीं होगा लोगों को कि सैलरी की एंट्री कहाँ से पास, लोग कहेंगे सब तो बैंक से एंट्री पास हो गई। बैंक से एंट्री पास तो कर दी, सैलरी ड्यू नहीं करोगे पहले, सैलरी ड्यू करोगे उसके बाद एंट्री पेमेंट करोगे। आप कहोगे सीधी एंट्री पास कर देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मैंने मान लिया आपकी एंट्री ठीक है। पर इसके अंदर क्या आप अगर छोटी सी फर्म है वहां तो दिखा दोगे, बड़ी फर्म है वहां पे दिखाओ कैसे? वहां पे माना एम्प्लॉय 1 लाख एम्प्लॉय है, माना 1 लाख में से 50 एम्प्लॉय ऐसी उनकी सैलरी उनके लोगों की लौट गई, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, ढूंढ पाओगे? सैलरी ड्यू ऐसे कर पाओगे? अब मार्च की सैलरी ड्यू करनी, मार्च में ही आपको ज्यादातर लोग ये जानते नहीं सैलरी मार्च की ड्यू कैसे करते हैं। ज्यादातर लोग ये कहते हैं हर महीने की सैलरी तो अगले महीने मिलती है 7 तारीख को, उसमें से दिक्कत क्या है, बैंक से एंट्री पास कर देंगे। अब मैं पूछूं होशियारो, 31 मार्च की जो एंट्री है वो आप पेमेंट करोगे 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को अगर बैंक को क्रेडिट करोगे और खर्चे को डेबिट करोगे तो खर्चा किस साल चला गया? अगले साल में, जबकि खर्चा किस साल का था? मार्च वाले साल का। आप कहोगे सर साल तो वही है, हाँ फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ, जो बजट आता है उस दिन में कुछ भी चीज को छोड़ के बजट में देखिए दिखता हूँ, पर मैं आज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट पढ़ाने में था ज्यादा। मैंने बजट तो देख लेंगे बाद में भी, मैंने इसलिए सारे फोनों को लगा रखा है फ्लाइट मोड पे, सारे कॉल सब फ्लाइट मोड पे लगे हुए हैं, क्योंकि क्लाइंट्स क्या करते हैं जैसे ही बजट शुरू होता है और कोई भी उसमें पॉइंट आया कि सर ये वाला, फट से फोन, अरे ये इसमें ये कैसे आया है, इतना दिमाग खराब करते हैं कि उस समय क्या बोलते, कहते हैं भाई रुक जाओ जरा, कोई चीज उन्होंने बताई है उसको पढ़ तो नहीं है तो क्या बताइए। होता क्या है टीवी वाले भी उल्टी सीधी छाप देते हैं। मैंने भी आपको देखा टीवी गलत छाप रही है, अखबार में भी गलत रिपोर्ट आ रही है, क्यों? अखबार वाला रिपोर्टर है वो नहीं जानता इतनी टैक्सेशन को, तो टीवी में जो न्यूज एंकर है वो भी इतना वो नहीं है अवेयर, तो कैसे वो जान पाएगा कि बजट में क्या चीज अपडेट हो रही है? तो मैंने आपको बताया इसके अंदर फिर से कि सर्विस का जो इनवॉइस है वो हमारा कब माना जाएगा, क्योंकि हमने कहा कि अकाउंटिंग डेट जो है वो उसकी कैसे की जाए। तो सर्विस के इनवॉइस में बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि जैसे आपका सर्विस का इनवॉइस है, जैसे अपनी सर्विस में जैसे आपका रिपेयर है, इसका कब माना जाएगा, ये कब होगी पूरा, बिल जब आया उस डेट को हो गया। तो इसमें तो आपको बता दूं एक बात, बहुत से लोग क्या करते हैं आपसे पैसे एडवांस ले लेते हैं,
बहुत सी कंपनी में रूल होता है पहले आप 90% पेमेंट एडवांस दे दीजिए और उसके बाद आपका बंदा आएगा सर्विस करने के लिए। आप सर्विस में जैसे रिपेयर करवाया, रिपेयर करवाने में बगैर मशीन के पार्ट्स भी आ रहे हैं और सर्विस का इनवॉइस भी है, यानी कि उसमें उसकी मेहनत भी है और पार्ट्स भी है, तो वो वाला बिल होता है। तो आप कहोगे सर सर्विस का पूरा माना जाएगा जब बिल पेमेंट किया उससे, नहीं भाई, बंदा पैसे एडवांस लेके बैठोगे आपसे। इंटरनेट का देख लो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपने कभी देखा नहीं हो, इंटरनेट का एग्जाम्पल है। इंटरनेट सर्विस का मैंने देखा है, ज्यादातर सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं बोलो, ज्यादातर सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट के पैसे आपसे ले लेते हैं एडवांस के 3 महीने की, जनवरी फरवरी मार्च, इसके पैसे आपसे ले लेंगे 1 जनवरी को कि ये सब 3 महीने नेट चलेगा, उसके पैसे आज दे दो, एडवांस हो गया। तो सर्विस कब एग्जीक्यूट हुई, मंथली आपको उसे कैश अकाउंटिंग होगी, भाई बिल डेट एंट्री कर लो उसकी। तो अब ये पेज किसमें, ये कब एंट्री पास करे, तो अभी कुछ जगह बॉस कहते हैं जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं पेमेंट करने वाला हूँ, तो एंट्री पास कैसे कर लोगे बुक्स में आप लोग बिना बॉस की मंजूरी के। तो रिपेयर में क्या होता है, जब तक बॉस की एक्सेप्टेंस ना हो, तो अब इसमें पार्ट्स और सर्विस, तो मैंने कहा ना कि गेट पे एंट्री, तो गेट एंट्री पे यही वाला है, ये वाला पार्ट्स मशीन के पार्ट्स आए गेट पे, तो गुड्स कब वाला बिल आया होगा, सर्विस का इनवॉइस। अब वो कहोगे सर वो आएगा तो क्या मिला, कुछ नहीं मिला, बस वो कंफर्मेशन होती है आपसे कि सर गेट पे आपने गेट बिल रिसीव करवा लिया, और उसको लेके अकाउंटेंट ने देखा, अकाउंटेंट ले गया कंसर्न डिपार्टमेंट पे, हाँ सर मशीन ठीक हो गई, हाँ सर ठीक हो गई, तो उससे एक साइन करवाएगा, फिर बॉस के पास ले जाएगा अप्रूवल के लिए, और बॉस उसको ओके कर देगा। बॉस ने उसको ओके किया, उसके बाद जाके आपका पेमेंट पार्टी होगा। तो इसलिए जो है रिपेयर वाला पार्ट, मशीन के पार्ट्स हो गए, सर्विस हो गए, इसमें यही दिक्कत आती है कि आदमी जब तक उसका कंफर्मेशन ना हो कि कब सर्विस पूरी हुई, तब तक होल्ड करना पड़ता है। लेकिन आप कहोगे साहब फिर हम तो फिर गेट एंट्री की वैल्यू क्या रही, गेट एंट्री जो पार्ट है मशीन के उसमें काम आएगी, और जो सर्विस उनका इसमें काम आएगी, इसलिए होता है। वैसे 99% केस में ऐसा नहीं होता कि साहब गलती हो, एक आध केस तो डिस्प्यूटेड सब में रहते हैं, तो इसलिए हम नॉर्मली डेट मानते हैं, जो गेट पे एंट्री डेट होती है उसको मानते हैं। और बाकी फिर ये है, कोई पेज फंसता है ऐसा कि साहब बॉस ने ओके नहीं किया, या किसी और वजह से उसको रोक दिया गया बिल को, या वो मशीन जो बना दी गई, रेडी कर दी गई मशीन को, पर वो काम में आ नहीं पा रही। आप समझो मशीन रिपेयर के बाद हमको जो मशीन से जो आउटपुट चाहिए था वो वाली क्वालिटी नहीं आ पा रही, तो क्या बिल जो है बॉस उसे पास कर देगा, कहेगा भाई मशीन तो ठीक हुई नहीं, हम आपसे जो मांग रहे थे मशीन को ठीक करने पे रिजल्ट, वो तो आया ही नहीं, वो रिजल्ट चाहिए। आपने कहा था सब गारंटी से कि आप जो भी तो मशीन आपकी जैसी थी वैसी कर दूंगा, तो मैं तो आपको पैसे दूंगा नहीं। तब इस केस में फंस जाता है मैटर। आप ये मान लीजिए कि गेट एंट्री के हिसाब से ही एंट्री पास करेंगे, और एज पर बॉस के अप्रूवल पे, सिंपल सी बात है, गेट एंट्री और बॉस के अप्रूवल ये दोनों हो जाए तब एंट्री पास करनी है। अगर बॉस ने अप्रूवल कर दिया फिर तो गेट एंट्री से एंट्री पास कर लो, अगर बॉस ने अप्रूवल नहीं दिया है फिर आएगी गेट एंट्री, कोई वैल्यू नहीं है फिर बिल की भी, कि भैया बिल वापस ले जा, हम तो ये मान नहीं रहे तेरे पार्ट्स किसी काम के नहीं है, कह सकते हैं ना, कोई बंदा फांसी निकल लेगा। सब जानते हैं सर्विस इंडस्ट्री में बहुत गंदगी होती है इस चीज की, जब तक उसको नहीं मिला सेटिस्फेक्शन, बोला क्वालिटी बेकार है, अगली बार बंदे बुलाना मत। चाहे सिक्योरिटी सर्विस हुई, सिक्योरिटी में जो बंदे जो काम करते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज में, उन लोगों से भी कह दिया जाता है अपना ESI PF के चालान और TDS वगैरह कटरा स्टाफ का सबकी वो कंफर्मेशन ला के दो, तब आपको पेमेंट करेंगे। क्यों, क्योंकि कंपनी पे भी रूल होता है ESI PF लगाने का, तो जो भी काम कर रहा है उनके यहाँ सिक्योरिटी गार्ड वगैरह उनका ESI PF कौन काटेगी, सिक्योरिटी कंपनी। अगर नहीं काट रही तो किसी की वो जिम्मेदारी जाएगी जो कंपनी का वो सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं, इसलिए वो लोग उनसे एविडेंस मांग लेते हैं, एविडेंस दो, हमसे तो पैसा ले जा रहे हो, इन लोगों का आप ESI PF जमा कर रहे हो, TDS काट रहे हो, वो सब डिटेल्स दो, देनी पड़ती है। इसलिए इनमें सर्विस इंडस्ट्री में थोड़ा सा टपका रहता है। टपका मीन्स गड़बड़। तो गड़बड़ का इलाज ये है, आप कौआ टेंट मत बने, वहाँ पे अकाउंटेंट बने, बस अकाउंटेंट बने रहोगे तो कौआ टेंट की उपाधि कोई नहीं देगा। अकाउंटेंट मीन्स सजग, एक्सपर्ट, इस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट, नेम ऑफ सप्लायर इन द बुक्स, ये वही है कि जो बंदे ने हमको माल सप्लाई किया है उस बंदे का नाम आएगा, जिस बंदे ने हमको माल सप्लाई किया है उस बंदे का नाम आएगा, और वो नाम हमारी बुक्स में भी सेम होना चाहिए। अगर अंतर है तो उसे ठीक कर दीजिए, या फिर बुक्स में अपने नाम जो चला रखा है उसमें ही एंट्री पास कीजिए बस। क्योंकि बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे हैं इसमें फीचर कर दिया, अब बंदे को उसमें एडिट करना ही नहीं आ रहा, और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि उसमें एडिट का ऑप्शन है ही नहीं, नया खाता खोल लो। तो नेम ऑफ सप्लायर हो गया हमारा। नेम ऑफ सप्लायर जो बुक्स में है वही होना चाहिए जो बिल के हिसाब से, इतनी एंट्री करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, हेड ऑफ अकाउंट टेकनेस एंड काउंटर चेक विद द नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, ये तो पहली बात कर चुके हैं, आप फिर बात कर रहे हैं, यहाँ भी वही है हेड ऑफ अकाउंट।
किस खर्चे में जाएगा। और जनरल में सबसे ज़्यादा होता है लोग बात। परचेज बहुत सिंपल है, पैकिंग मटेरियल, एक पैकिंग हो गया, एक मटेरियल हो गया, और एक कंज्यूमेबल हो गया। 2-3 हेड होते हैं, परचेज बहुत सिंपल रहती है हेड हेड करने के लिए। जनरल तो पिताजी हैं जो किसी बच्चे को बुरा नहीं मानते हैं। तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ, सबकी बात सुननी पड़ती है जनरल वाला, जनरल काम को वाला है। तो वो सारे खर्चे झेल रहा है जनरल वाला। चाहे सैलरी हो, रेंट हो, रिपेयर हो, इंटरनेट हो, कोई भी हो उसमें से, सबको झेल रहा है। वो कह रहा है ठीक है भाई, एंटी पास तो करनी है। तो इसलिए नेचर ऑफ एक्सपेंसिव नहीं डिसाइड करो, क्या आप नेचर की प्रकृति है उसके हिसाब से खाते की एंटी पास करोगे। आप कहोगे कि एंट्री जैसे सैलरी है, ये मजदूरी का काम करता है हमारे यहाँ, सैलरी का, वेजेज का। तो मजदूरी हो गई वेजेज में, सैलरी में वेतन हो गया, आपका रेंट में किराया हो गया, रिपेयर में ये हो गया, इंटरनेट खर्चे हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ मैनुअल बिल्स। मैं आपसे फिर से कहता हूँ बार बार, जब भी हाथ के बने बिल हैं उनको आप चेक कर लीजिए, क्योंकि कई बार गलती हो जाती है। अभी एक रिसेंटली केस आया था मेरे सामने, उसमें क्या हुआ, बिल बनाने वाले ने सब कुछ ठीक बनाया, सब कुछ टैक्स वैक्स सब सही लिखाया, पर जो ग्रांड टोटल था, यानी जो फाइनल टोटल था, उसमें उसने 200 रुपये कम लगा दिए, यानी उसने जीएसटी पैसे में जोड़े नहीं। विदाउट जीएसटी उसने 200 रुपये कम लेके बिलिंग कर दी। बाद में अकाउंटेंट मुझसे बोला, अरे आपने चेक नहीं किया। तो मैंने कहा भाई होशियार, जब मैंने उसको टिक ही नहीं किया, क्योंकि मैं क्या करता हूँ जब मैनुअल बिल को भी चेक करता हूँ, मैं उस पर पेन से टिक मार देता हूँ। अब जब पेन से मैंने उस पर टिक ही नहीं मारा तो मैंने उसको चेक ही नहीं किया। एक मैंने उस पर अपने इनिशियल किया, ये बिल मैंने चेक कर लिया, यानी मैंने उसको ओवरऑल देख लिया बिल सही है। अब मैं जब देख रहा हूँ कि वो मैनुअल बिल सारे सही आते जा रहे हैं तो क्यों दिमाग मारूं। अब वो कहते हैं ना, बिल्ली के बाकी चीज़ का छूट गया, वो वाली बात हुई। मैंने कहा जब मैंने इसके 50 बिल चेक कर चुका, इसमें गलती कोई नहीं मिली, तो ये 51वां वाला बिल भी सही होगा। इस बेस पे मैंने उसको लेके इनिशियल करके आगे बढ़ गए। हमारा ऑडिट में रूल हम फॉलो करते हैं, जो चेक किया है वहाँ पे टिक मारो, जो चेक नहीं किया उस पे टिक मत मारो। टिक मतलब पेन से ओके, जस्ट लाइक ऐसे। अगर इस पे हम चेक किया इस पे टिक होगा, और इस पे चेक नहीं किया इस पे टिक नहीं होगा, यानी ऐसे खाली होगा जो चेक नहीं किया है। तो मुझसे जब उसने कहा बिल दिखाओ साहब, बिल देखा उसने, मैं देखो साहब जी यहाँ से चेक किया, यहाँ से सब ओके, यहाँ से गलती कोई नहीं है। जो जीएसटी के पैसे लगे हुए थे उसमें 200 रुपये कम थे, 7500 है, जो आने थे 7700 रुपये, और 200 रुपये उसमें कम जोड़े थे। आने आने तक यही थे, पर क्या था अमाउंट लिख दिया, पर अमाउंट जोड़ने पर उसने 200 रुपये कम दिए थे। अब वो मुझसे कह रहा था ये गलती है, आपने ये कैसे ओके कर दिया। मैंने कहा भाई मैंने ओके इस अमाउंट को नहीं किया है, मैंने बिल को ओके किया है, इस अमाउंट में चेक ही नहीं किया। अगर मैं करता तो मैं टिक मारता, और हमारा रूल है। इस पे कोई भी, इसमें ना अगर कोई डिपार्टमेंट पे भी बात आती है कि आपने कैसी ऑडिट की, देखो सर यहाँ पे मैं टिक है, हमारा इससे आगे टिक नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ओके। ये चीज चेक होती है, एक जो बंदा चेक कर रहा है ना, उसने कहाँ का कंट्रोल था, हमारे कंट्रोल से। जहाँ हमने टिक मारा पेन से वो हमारे चेक है, जिसमें हमने टिक नहीं मारा ऐसे पेन से, टिक है ही नहीं हमारा, न टिक है न चेक है। आप लोगों से बिल इनिशियल किया हुआ, हाँ बिल इनिशियल क्या, इस बात का इनिशियल है कि आप हमारी पार्टी का नाम लिखा हुआ है, पार्टी के नाम में डेबिट हो रहा है, ये सब खर्चे हमारे लिखे हैं सही। पर बिल की कैलकुलेशन सही है, इस बात की हमने जिम्मेदारी नहीं ली, क्योंकि हमने वहाँ पे टिक नहीं मारा। टिक मारा होता यहाँ पे, मैंने यहाँ पे अगर इस तरह से किया होता तो गलती मानता, मैंने इसे किया ही नहीं है, तो गलती किस बात की, मेरी गलती तो है ही नहीं। मैं क्यों अपने आपको गाना गाते थे, मैं जिससे जाए गाना गाए, मैं फर्क नहीं पता है लोगों से। जब आप सही हो ना, आप लाख लोगों के सामने भी ऐलान से बोल सकते हो मैं सही हूँ, और गलत हो तो एक छोटा सा बच्चा भी आपको लेकर घर जाएगा। सिंपल सी बात है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है द करेक्टनेस ऑफ आईटीसी एंट्री पास एज इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट थ्रू जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर। ये बात करते हैं कि हमारा जो सप्लायर है उसका जो बिल हम बुक करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे बिल लोकल है या आउट ऑफ स्टेट है। अगर हमारा बिल विद इन स्टेट है तो एंट्री पास करेंगे सीजीएसटी एसजीएसटी की इनपुट की, और बिल अगर हमारा दूसरे स्टेट का है तो एंट्री पास करेंगे आईजीएसटी की। क्योंकि किससे पास करेंगे हमने बताया था पहले भी, 09 यूपी का कोड हो गया, 08 राजस्थान का हो गया, और 07 दिल्ली का हो गया, और बाकी स्टेट के जो जो होंगे उसके हिसाब से चलता है। तो आप जहाँ जहाँ स्टेट में हो अपने स्टेट के हिसाब से एंट्री पास कीजिएंगे। इसके अंदर में कुछ खास तो है नहीं। परचेज जैसे कि ये परचेज नहीं है, ये परचेज के पिताजी हैं। मैंने कहा ना ये पिताजी वो हैं जो सबकी सुनते हैं घर में, और जब वो फैसला लेने बैठते हैं तो वो फाइनल फैसला होता है। जनरल वही चीज़ है, ये फाइनल फैसला करने बैठता है जनरल आपका। तो अगली एंट्री जो है पॉइंट, द नरेशन ऑफ एंट्री शुड बी मैच्ड विद इनवॉइस ऑब्लिक वाउचर। मैंने वाउचर वर्ड यहाँ पे इसलिए जोड़ा क्योंकि जो नरेशन जो होती है, पहली बात तो ये है कि जो नरेशन की हम एंट्री पास करेंगे तो उसमें हम बिल की सब डिटेल लिखेंगे, और दूसरी बात अगर बिल नहीं है इनवॉइस की जगह वाउचर बना हुआ है, और उसे वाउचर क्यों होगा, वाउचर इसलिए होगा क्योंकि परचेज तो की नहीं है, तो किसी को हमने पैसा पेमेंट किया होगा, किस पे आपको पेमेंट कैश में क्या होता है, वो तो कैश बुक में होगी। हमने केवल वाउचर बनाया खर्चे का,
रिपेयर मेंटेनेंस डेबिट 500 रुपए से टू मिस्टर रामलाल। अब क्या करोगे, वाउचर था ना, पेमेंट तो क्या नहीं किसी बंदे को, उसका एंट्री ड्यू कर दिए। पेमेंट कब करें, जब बॉस अप्रूवल देगा, इसीलिए वाउचर। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, द नरेशन एंट्री शुड बी मैच विद इनवॉइस ऑफ द वाउचर, फॉर एग्जांपल क्वांटिटी, रेट, एचएसएन एक्सेट्रा। आपको मैं एक चीज बता दूं कि एचएसएन का मतलब होता है गुड्स, और सेक होता है एसएसी सेक। देखो, एच एस एन और सेक, ये है गुड्स, ये है सर्विस। यानी कि एच एस एन इसको करता है रिलेट, और ये ज्यादातर डबल नाइन से होते हैं। ये इसके अलावा जो सब होंगे, इसमें 90 हो सकता है स्टार्टिंग कोड। स्टार्टिंग वर्ड जो है ना, स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर 99 होगा, ये फर्स्ट सेकंड 9 का 0 हो गया, ये सबसे बड़ी पहचान है। और बाकी स्टैक पे जो है वो कोड अपना सर्विस की बात कहता है, दिख रहा है आपको। तो अगला पॉइंट समझ लीजिए, पॉइंट तो कर चुके होंगे आप, और नहीं भी क्यों समझ तो लो भाई। बाकी चॉइस है, कब अटेंड बनना है या अकाउंटेंट बनना है। हर बाउचर और बिल पे सिग्नेचर होनी चाहिए मालिक की। अगला पॉइंट, हमारे क्लाइंट का नाम और जीएसटी नंबर होना चाहिए। तो जनरल के सवाल करते हैं। राम रिसीव्ड इनवॉइस ऑफ इंटरनेट सर्विस सेज ₹59,000 फॉर द मंथ ऑफ मई एंड जून। इनवॉइस ब्रेकअप, इनवॉइस ब्रेकअप क्या है, 50,000 CGST SGST। ये आपका आया 4,500 रुपए, ये आया 4,500 रुपए, ये आया आपका 59,000 रुपए, 59,000। अब इसकी एंट्री पास करनी है बुक्स में, एंट्री पास। अब इसमें कहोगे सर बिल डेट, बिल डेट इसमें डेट से बिल डेट कहते हैं हम इसके अंदर 15 मई 2025। 15 मई 2025 में बिल हमको मिलता है मई और जून के लिए। मई जून का मतलब ये है इम्प्लाइड है 1 मई से लेकर 30 जून। अगर इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो अगर लिखा हो वहां पे कि किस डेट से किस डेट का है, तब वहां पे आपको कह सकते हैं कि उसने लिखा कि 18 मई से लेके जून 18 जून तक, तो 1 महीने का हो गया। तो जब मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट माना जाएगा मंथ का स्टार्ट उस मंथ का एंड। अगर कहीं पे मेंशन नहीं है तो मेंशन है डेट, तो डेट फॉलो की जाएगी। क्योंकि यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है कब से कब तक का है, तो इसका मतलब ये 2 महीने का हो गया। 59,000 का 59,000 का एंट्री पास कर लेते हैं, सिंपल सी एंट्री है। इसमें खर्चे की एंट्री क्या पास होगी, इंटरनेट एक्सपेंसेस डेबिट 50,000, CGST इनपुट डेबिट 4,500 रुपए, SGST इनपुट डेबिट 4,500 रुपए टू टू पार्टी का नाम आएगा श्याम इन्फोटेक। 59,000 आपके रुपए हो गए। इनवॉइस बीइंग इनवॉइस नंबर 10 डेटेड 15 मई 25। हमने एंट्री पास कर दी 15 मई 25 में। अब बताइए इंटरनेट एक्सपेंसेस कहाँ से परचेज का पार्ट है। परचेज तो है नहीं, क्योंकि आपको सर परचेज तो इंटरनेट किया है, इंटरनेट परचेज नहीं किया, तो सर्विस परचेज की है। हमने नेट का डेटा खरीदा तो है, पर वो डेटा हमारे बिजनेस के रेगुलर जो बिजनेस है, मेन बिजनेस का सप्लाई नहीं है, ये बिजनेस चलाने की हेल्पिंग सप्लाई है। इस बात को लोग समझते नहीं है कि मेन बिजनेस एक्टिविटी और साइड एक्टिविटी, जैसे मैंने कई बार आपको बताया भी है, मैंने क्लास 1 में बताया था अच्छे से कि बिजनेस की मेन एक्टिविटी और साइड एक्टिविटी दो अलग अलग चीज होती है। मेन बिजनेस एक्टिविटी है हमारी, जैसे अब ये वाला बिजनेस है, हमारी बिजनेस एक्टिविटी है माने जूता बेचने की, हम जूता बेच रहे हैं। तो हमारा जो इंटरनेट एक्सपेंसेस है, इंटरनेट से चल रहा है, वो जूते का काम करने के लिए हमको जब जूता एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमको उसको एक्सपोर्ट करने के लिए अच्छी नेट की स्पीड चाहिए। हमारा स्टाफ जो बैठता है वो स्टाफ काम कर रहा है हाई स्पीड इंटरनेट पे, तो वो अच्छे से यहाँ से फाइल भेज पा रहा है क्लाइंट के पास, इससे क्लाइंट उसको ऑर्डर कर पाता है। कम्युनिकेशन होता है बैंक से, पेमेंट आने का, सबका नेट की एक नीड होगी ना। तो मेन काम क्या है उसका, जूते बेचने का, एक्सपोर्ट करने का। लेकिन उसको चलाने के लिए इंटरनेट चाहिए, इसलिए इंटरनेट सर्विस का जो बिल है वो यहाँ पे एंट्री पास होगी है। तो परचेज का पार्ट नहीं है, क्योंकि इंटरनेट, अगर मैं इंटरनेट खरीद के आगे बेचता इंटरनेट, तो ये परचेज होती। इस बात में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, किसको मेन एक्टिविटी माने और किसको बिजनेस की एक्टिविटी ना माने। तो मैं आपको बता दूं क्लियर, मेन बिजनेस एक्टिविटी यहाँ पे जूता बेचने की यानी शूज है।
शूज, वो मेन एक्टिविटी, शूज खरीदना या बेचना या शूज की मैन्युफैक्चरिंग करके बेचना, ये एक मेन एक्टिविटी हो गई। और सेकेंडरी एक्टिविटी क्या हो गई, उसको चलाने के लिए इंटरनेट चाहिए, स्टाफ चाहिए, वेतन सैलरी देना पड़ेगा, मजदूरी रिपेयर करवानी पड़ेगी, बिल्डिंग रिपेयर करनी पड़ेगी, ऑफिस का मेंटेनेंस, चाय पानी, जितनी भी चीजें हैं वो सब उसकी सपोर्टिव सर्विस है। बिजनेस की मेन एक्टिविटी क्या हुई, जूता बेचना। तो इंटरनेट एक्सपेंसेस की हमने एंट्री पास की इस तरह से 50,000 खर्चे में डाल दिए और बाकी हमने CGST IGST में ITC क्लेम कर ली। आप कहोगे बिजनेस एक्टिविटी में आप जो करवा रहे हैं CGST और SGST क्लेम ITC में, क्या ये एलिजिबल है? हाँ एलिजिबल है, तभी तो क्लेम करवा रहे हैं। अगर एलिजिबल नहीं होता क्लेम नहीं करवाते भैया। हाँ अच्छे से समझ लो। इसका मतलब ये हुआ हमारा खर्चा बुक हो गया। ये एंट्री पास जनरल के थ्रू होगी, परचेज में एंट्री पास कर सकते नहीं है क्योंकि आपकी बिजनेस का मेन एक्टिविटी पार्ट नहीं है। परचेज में एंट्री कौन सी आएगी, बिजनेस की मेन एक्टिविटी। अब एक आप कहोगे मैं तो आपको मेन एक्टिविटी अब बिजनेस का भी है और वो दिखाते भी है उसको लेके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, फिर भी वो एंट्री पास जनरल से करते हैं। सिंपल है, फ्रेड इनवार्ड, फ्रेड इनवार्ड, फ्रेड इनवार्ड की एंट्री पास कर सकते हो, ऐसे समझ लो। और 59,000 में ये कुछ चीज नहीं है, ये टोटल 59,000 है, इसमें कुछ CGST वगैरह नहीं है। तो एग्जाम्पल 2 हो गया। एग्जाम्पल 2, इनवर्ड फ्रेड डेबिट 59,000 टू श्याम रोडवेज। हमने जो श्याम इंपोर्टेड लिखा था रोडवेज बना दिया, नरेशन हो गई भाई। अब ये वाला बिल भी तो पास किया हमने, देखिए जनरल से, ये बिल भी तो हमने पास किया जनरल से। इसका मतलब क्या हुआ, जनरल का मतलब ये नहीं कि परचेज या डायरेक्ट एक्सपेंसेज वो परचेज में आएंगे। परचेज में केवल बिजनेस एक्टिविटी के काम आएंगे जो कि मेन बिजनेस एक्टिविटी है, उसके अलावा सब यहाँ पे आएंगे। मेन बिजनेस एक्टिविटी क्या है यहाँ पे, जूता बनाना और उसे बेचना। तो जूता बनाने की जो चीज है वो आएंगी परचेज में। तो इसमें कोई भी आइटम है जूता बनाने वाला। हाँ ये हेल्पिंग है, बिना इनवाइट फ्रेट के, बिना भाड़े के माल आया था, तभी तो माल आया, तभी तो भाड़ा देना, इसलिए ये सपोर्टिंग सर्विसेज है। इंटरनेट है, बिना इसके माल बिक पाएगा, इसलिए सपोर्टिंग सर्विस है। तभी तो बता रहा हूँ मैं आपको कि अर्थ का अनर्थ ना हो, कगुआ टेंट और अकाउंटेंट का अंतर यहीं पे निकल के आता है। आज मैंने आपको बैंक रिसीप्ट पेमेंट की करवा दिया और जनरल का लिखवा दिया है, और उसके मैंने 2 एग्जाम्पल जनरल के करवा दिए। और बाकी जनरल में तो नंबर ऑफ एंट्रीज है, उसके बारे में डिस्कस अगले हफ्ते करेंगे, क्योंकि आज मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हैं और आई होप काफ़ी कुछ आप इसमें बता पाएंगे। और समझिए जनरल में आप जितनी मेहनत कर लेंगे ना उतना बढ़िया रहेगा। और हाँ इसके अलावा मैं आपको बता दूं, TDS चार्ट, TDS चार्ट बड़ा रेलेवेंट रहता है, क्योंकि जब हम TDS की हम बात बहुत हमने अब तक की कि TDS हमारे लिए होगा, उसके बारे में बात करेंगे कि TDS के बारे में अगर नहीं मालूम होगा तो हम बिना TDS के कैसे एंट्री पास करेंगे। और परचेज में भी TDS एप्लीकेबल है और सर्विसेज में भी TDS एप्लीकेबल है। इसलिए TDS का चार्ट के लिए आज का बजट में कुछ अपडेट आता है तो उस चार्ट के साथ में और जो एग्जिस्टिंग रेट जो चल रही है TDS की, उन दोनों को मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आपके कमिंग वीक में, आने वाले हफ्ते में, TDS चार्ट को भी आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा अगर टाइम मिल पाएगा। और इसके अलावा ये जो है जनरल, अभी इस पे बहुत डिस्कशन करूंगा आपसे मैं। जनरल में बहुत सारी चीज करवाने के लिए, बहुत सारी एंट्री पास करवाने के लिए, बहुत सारे प्रोविजन की एंट्री होंगी। जनरल तो समझो इतना बड़ा जनरल का है हिस्सा, आपको जितना सीखो उतना कम है। अब भी अकाउंटेंट मुझ पर फोन कर पूछते हैं कि ये हेड किस में जाएगा, ये हेड की एंट्री पास किस में होगी, क्यों, उनको उसमें डाउट रहता है। फिर मैं उनसे पूछा नेचर क्या है, कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, उनसे 3-4 चीज पूछ के तब हम लगाते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सा रूल अप्लाई, तब बताते हैं इसमें एडमिट टिकट चलने दो या इसमें डेबिट कर दो। तो अपने आप में ये जनरल इतना बड़ा वो है कॉन्सेप्ट, जितना समझते जाओगे उतना अच्छा है। इसलिए अटेंटिव रहो, खुश रहो, पढ़ाई को अच्छे से याद करो। और संडे फ्री क्लासेस का उद्देश्य यही आप लोगों को सीखो, कौवा ट्रेंड मत बनो, अकाउंटेंट बनो, अकाउंटेंट बनो इसके लिए। और आप लोगों से मेरी फिर से हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है, ये वीडियो 3 लोगों को भेजो कम से कम, कोई सीख लेगा, कुछ बन जाएगा, दुआएं देगा आपको, और संडे फ्री क्लासेस पढ़ाने का उद्देश्य पूरा होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले हफ्ते। और आज की सारी जितनी भी क्वेरीज हैं अब तक जो आई हुई है मेरे पास, आज डिस्कस नहीं कर रहा मैं, नेक्स्ट वीक मैं डिस्कस करूंगा। तो इसके लिए अगले हफ्ते तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते, धन्यवाद।